वेल स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग एल्केन्स का प्रिपरेशन पढ़ रहे थे और आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज से और फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करेंगे। सो सी हियर, 3 प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैंने लिखी हैं जिनके ऊपर हम वर्कआउट करने वाले हैं। फर्स्ट यहां से शुरू करता हूं मैं, सोल्यूबिलिटी इन वाटर एंड सोल्यूबिलिटी इन बेंजीन। तो देखिए, वाटर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनसोल्यूबल रहते हैं। आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर ऑब्जर्व करें तो सिर्फ वही ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के अंदर सोल्यूबल है जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता हो और कार्बन की चेन छोटी होती हो। अगर कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लाइक उसके पास OH ग्रुप लगा हुआ है, NH2 ग्रुप लगा हुआ है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं पे भी O प्रेजेंट हो या ऑर्गेनिक कंपाउंड में N प्रेजेंट हो, तो वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। लाइक H और O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, लाइक H और N के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, तो फिर वो सोल्यूबल रहते हैं। बट डिपेंड करता है ये कार्बन की चेन कहीं ज्यादा बड़ी तो नहीं। अगर कार्बन की चेन बड़ी हो तो उस केस में वो भी इनसोल्यूबल होते हैं। और अगर मैं एल्केन्स की बात करूं तो वहां पे तो आप देख सकते हैं सिंपली कार्बन की ही चेन है और साथ उसके जो ग्रुप लगे हुए हैं वो सिर्फ हाइड्रोजन्स हैं। जनरली टेक्निकली अगर मैं बोलूं तो जो एल्केन्स होते हैं वो नॉन पोलर कैरेक्टर के हैं और वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो लाइक डिजोल्व्स लाइक का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए। एक नॉन पोलर एक पोलर लिक्विड के अंदर कभी भी सोल्यूबल नहीं हो पाएगा। हाँ, बेंजीन के अंदर अगर मैं देखूं तो बेंजीन भी एक नॉन पोलर सॉल्वेंट रहता है। तो ये सभी हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स स्पेशली मुझे बोलना चाहिए, एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो ये सभी एल्केन्स बेंजीन के अंदर सोल्यूबल रहते हैं, या कोई और नॉन पोलर सॉल्वेंट लूं लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, CS2, टोल्विन, तो वहां सभी के अंदर ये सोल्यूबल रहते हैं। बट वाटर के अंदर सभी एल्केन्स इनसोल्यूबल होते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। लाइक मान लीजिए मैं आपको मीथेन दे रहा हूं एक पर्टिकुलर सैंपल और दूसरा सैंपल मैं आपको इथेन दे रहा हूं C2H6। तो उसको मुझे बॉयल करना है या मेल्ट करना है, तो ये जो मीथेन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे, उनके बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डिसाइड करेगा उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। या सिमिलरली इथेन के मॉलिक्यूल्स में यहां पे ले रहा हूं तो इथेन के मॉलिक्यूल्स में एक पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो डिसाइड करता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। और क्योंकि मिथेन और इथेन या सभी एल्केन्स के लिए मैं बोलूं तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच के जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो लंडन फोर्सेज होते हैं। आप रिकॉल करें चैप्टर नंबर 5 जहां पे आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज समझाया गया था कि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंडन फोर्सेज, ये डिफरेंट वेराइटी ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज रहते हैं। तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कंसिडर्ड था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंसिडर्ड था, और लंडन फोर्सेज वीकेस्ट फोर्सेज रहते थे। हालांकि लंडन फोर्सेज साइज बढ़ने से लगातार बढ़ते हैं। लाइक मैं मिथेन के मॉलिक्यूल्स में देखूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इथेन के मॉलिक्यूल्स में देखूं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर कि लंडन फोर्सेज सरफेस एरिया पे, साइज पे, या मैं यूं कह दूं मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करते हैं। जितना लार्जर सरफेस एरिया होगा, जितना लार्ज साइज होगा, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा, उतना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मिथेन और इथेन में, इथेन के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं। अगर मैं प्रोपेन देखूं तो वहां तो मॉलिक्यूलर साइज और बड़ा हो जाएगा। अगर मैं ब्यूटेन देखूं तो वहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा क्योंकि सरफेस एरिया लार्ज हो गया है। अगर मैं 5 कार्बन का पेंटेन ले गया हूं तो वहां तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज और भी बड़े हो जाएंगे, हेक्सेन में और ज्यादा बढ़ जाएंगे, हेप्टेन में और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और उनकी नेचुरल स्टेट मुझे इस बात का एविडेंस भी देती है क्योंकि फर्स्ट 5 मेंबर्स को जब मैं देखता हूं तो फर्स्ट 5 मेंबर्स एल्केन्स के, मीथेन टू पेंटेन, वो सब गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हेक्सेन ऑनवर्ड अगर मैं डेकेन तक देखूं तो वो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एंड फर्दर अगर मैं हायर कार्बन्स के एल्केन्स देखता हूं तो वो सभी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जो क्लियरली सजेस्ट करता है कि साइज बढ़ने के साथ साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बढ़ते जाते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। सपोज कीजिए मेरे पास 5 कार्बन का ये एल्केन है, पेंटेन C5H12। तो अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करूंगा तो ये 72 हो जाएगा।
C5H12। सो अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो ये भी C5H12 ही होगा, और अगर मैं ऐसे देखूं तो ये भी C5H12 ही होगा। लाइक तीनों आइसोमर्स हैं, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तीनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, लेकिन तीनों के सरफेस एरिया में डिफरेंस है, तीनों के साइज में डिफरेंस है। जैसे जैसे चेन पे ब्रांचिंग आती है वैसे वैसे मॉलिक्यूल स्फेरिकल होने की कोशिश करता है और स्फीयर मिनिमम सरफेस एरिया पोजेस करता है। यानी यहां जहां आपको दो ब्रांच दिखाई दे रही हैं वहां मॉलिक्यूलर सरफेस एरिया बहुत ही कम होगा, और जहां आपको लीनियर चेन दिखाई दे रही है वहां मॉलिक्यूलर सरफेस एरिया बहुत ही लार्जर होगा। रिजल्टिंग यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होंगे और यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होंगे। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड देखना है। अगर तो लेंथ बढ़ रही है मींस कार्बन का नंबर बढ़ रहा है, तो वो नंबर डेफिनेटली डिसाइड करेगा। लेंथ बढ़ने के साथ साथ सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बट अगर ब्रांचिंग आ रही है और ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है, मॉलिक्यूल स्फेरिकल होता जा रहा है, तो सरफेस एरिया घटेगा। उस केस में आपका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीक हो जाएगा, यानी कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लेसर हो जाएंगे। मान लीजिए मेरे पास ये कोई 8 कार्बन का एल्केन है, ये 8 कार्बन का एक एल्केन ऑक्टेन लिया है मैंने, या मैं यहां पे कुछ इस तरह से एक ब्रांच कर देता हूं, या मैं यहां पे इस तरह से 2 ब्रांचेस कर देता हूं, या मैं इस तरह से ब्रांचिंग को बढ़ाता जाऊं। तो जैसे जैसे मैं ब्रांचिंग को बढ़ाता जाऊंगा तो मॉलिक्यूल कुछ कुछ स्फेरिकल होता चला जाएगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होता जाएगा, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा, इसका उससे ज्यादा और इसका सबसे ज्यादा। एक बार चेक कर लीजिएगा, 8 ही कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये लीजिए ये 8 कर दिया, या यहां पे भी ये ठीक है और ये भी ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं ब्रांच बनाता जा रहा था सरफेस एरिया डिक्रीज होता जा रहा था, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता जाएगा। एक बार डेटा को और एनालाइज करेंगे यहां पे कि डेटा कैसे रिफ्लेक्टेड है। हमें स्क्रीन पे आप नजर डालें तो ये आपको यहां पे मेल्टिंग पॉइंट्स दिखा रखे हैं डिफरेंट एल्केन्स के, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोपेन टू यूनिट एकेन तक। अगर मैं इनके बॉइलिंग पॉइंट्स लिखता हूं तो बॉइलिंग पॉइंट्स की वैल्यू मेल्टिंग पॉइंट से स्लाइट ग्रेटर है। मेल्टिंग पॉइंट में आप सॉलिड को लिक्विड बनाना चाह रहे हैं और बॉइलिंग पॉइंट में आप लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू हायर रहता है। ये मेल्टिंग पॉइंट्स यहां पे आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट्स की वैल्यूज देखूं ग्रेजुअली किस तरह से चेंज हो रही है, तो सी हियर, यहां पे आप देखिएगा तो मेल्टिंग पॉइंट में अच्छा खासा फर्क दिख रहा है आपको, लगभग 50 केल्विन का। यहां पे देखेंगे तो सिर्फ 8 केल्विन का फर्क दिख रहा है आपको। यहां फिर अच्छा खासा डिफरेंस है 35 केल्विन के आसपास। यहां फिर बहुत ही नॉमिनल सा फर्क दिख रहा है आपको 4 केल्विन के आसपास। देन यहां से जब यहां पे जाते हैं तो फिर एक बार आपको लगभग 35 के आसपास का डिफरेंस दिखता है, बट उसके नेक्स्ट फिर आपको 6 केल्विन का, जस्ट 6 केल्विन का डिफरेंस है। यहां आप जाते हैं तो फिर आपको लगभग 22 केल्विन का डिफरेंस दिखता है, बट उसके बाद नेक्स्ट आप आते हैं तो फिर आपको नियरली 7-8 केल्विन का डिफरेंस दिखता है। तो मतलब जब आप इवन कार्बन के एल्केन से ओड कार्बन के एल्केन पे शिफ्ट करते हैं, ये देखिए इवन से ओड पे शिफ्ट कर रहे हैं, या यहां देखिए इवन से ओड पे शिफ्ट कर रहे हैं, इवन से ओड पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू है वो कोई बहुत ज्यादा शार्पली नहीं बढ़ता है बट शार्पली नहीं बढ़ता। लेकिन जब आप ओड से इवन पे जाते हैं तो उस टाइम पे उसमें आप हेल्दी डिफरेंस पाते हैं। ये देखिए ओड से आप इवन पे आ रहे हैं तो काफी ज्यादा डिफरेंस हो रहा है। सो उसके पीछे क्या वजह है? अगर मैं यहां पे बॉइलिंग पॉइंट्स की वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करूं तो थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएंगी बॉइलिंग पॉइंट्स की वैल्यूज, बट मैं जो चेंज देखूंगा वो ग्रेजुअल सा रहेगा। मतलब स्टार्टिंग पे मुझे अगर लग रहा है 30 केल्विन का डिफरेंस आया तो फिर 30 लगभग वैसा डिफरेंस आता है। बट मेल्टिंग पॉइंट में ऐसा कुछ अल्टरनेशन चलता है कि एक बार बहुत ज्यादा बढ़ता है, देन थोड़ा सा लाइटली बढ़ता है, देन एकदम बहुत ज्यादा शूट अप करता है, देन लाइटली बढ़ता है। सो उसके पीछे क्या वजह है, सी हियर वेरी केयरफुली। अगर मैं आपको 4 कार्बन का एल्केन दिखाऊं तो ये 4 कार्बन का एल्केन है, ये आपका 5 कार्बन का एल्केन है, ये आपका 6 कार्बन का एल्केन है, ये आपका 7 कार्बन का एल्केन है। तो होता क्या है, जो इवन कार्बन के एल्केन हैं वो मुझे देखने में ज्यादा सिमेट्रिक नजर आते हैं और सिमेट्रिक चीजें ज्यादा क्लोजली पैक हो सकती हैं और उनकी पैकिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी होने की वजह से उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो एक्सेप्शनली स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू ओड कार्बन्स के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
इसे सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होने की वजह से, पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी होने की वजह से जो इवन कार्बन का एल्केन रहता है वो अपने से प्रीवियस ओड कार्बन वाले एल्केन से कहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाता है मेल्टिंग पॉइंट्स के अंदर। तो ये सारी की सारी बातें आप याद रखिएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेके। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं और यहां पे डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स की एल्केन्स किस किस तरह से केमिकली रिएक्ट करता है, किस टाइप की रिएक्शंस दिखाने के लिए जाना जाता है। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ द रिएक्शन अगर मैं कहूं तो वो होता है हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। मींस एल्केन्स हमेशा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन दिखाने के लिए जाने जाते हैं। कोई एक फ्री रेडिकल आएगा, वो एल्केन्स से किसी एक ग्रुप को, डेफिनेटली एच ही है वहां, तो उस एच को सब्स्टिट्यूट करेगा और खुद वहां जाके लगेगा। एलिमिनेशन एडिशन जैसा कुछ होता ही नहीं है, एडिशन तो रादर पॉसिबल ही नहीं है। आप किसी भी एल्केन को देखें, लाइक मैं यहां मीथेन लिए हुए हूं और मैं चाहूं कि इसके साथ कोई ग्रुप ऐड हो जाए, तो ऐड होने की तो इसकी कैपेसिटी नहीं है, सैचुरेटेड है ये, कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 5वां बॉन्ड तो बनने से रहा। तो ज्यादा टाइम क्या होता है कि एक एच यहां से हटता है और उसकी जगह पे कोई ग्रुप आके लगता है। तो आप याद रखिएगा कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, और फ्री रेडिकल्स कौन है, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़ा हो, वो यहां पे आके सब्स्टिट्यूशन करते हैं और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद लाइक वो यहां पे लग जाएगा और आपका एक एच रेडिकल यहां से आउट हो जाएगा। किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करती है हम एक एग्जांपल के साथ यहां पे समझेंगे, और वो एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन जो है हमारे पास वो है हैलोजिनेशन रिएक्शन। मुझे लगता है ये एक ही रिएक्शन अगर हम समझ जाएं, इसी पे मैक्सिमम टाइम स्पेंड करेंगे एंड देन उसके बाद बाकी रिएक्शंस को जस्ट कॉपी करते हुए आगे बढ़ेंगे। सी, जो हैलोजिनेशन है वो एक चेन रिएक्शन होती है। चेन रिएक्शन में सबसे पहले हमें चेन को इनिशिएट करना होता है, देन चेन प्रोपेगेट करती है, आगे बढ़ती है, एंड फाइनली चेन को हम टर्मिनेट कर देते हैं या वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। जैसे मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक कैंडल का जलाना, एक मोमबत्ती का जलाना, वो एक चेन रिएक्शन है। मुझे एक बार इनिशिएट करना है उसे, मैं उसके माचिस की तीली एनर्जी दूंगा, माचिस की तीली ले जाके, तो वो इनिशिएट हो जाएगी। देन उसके बाद अपने आप वो एनर्जी रिलीज करेगी और फर्दर उस जलने को प्रोपेगेट करेगी एंड फाइनली वो टर्मिनेट हो जाएगी। आइदर वैक्स खत्म हो गया तो टर्मिनेट हो जाएगी, या आप उसका ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ कर दें तो भी वो टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक ऐसे ही यहां पे हैलोजिनेशन जब एल्केन्स का होता है तो वो भी एक चेन रिएक्शन होता है, जिसमें चेन को इनिशिएट करना होता है, चेन देन प्रोपेगेट करती है एंड फाइनली चेन टर्मिनेट हो जाती है और आपको प्रोडक्ट देती है। मैं एक बहुत ही आसान एग्जांपल से इस रिएक्शन की शुरुआत करूंगा, जिसमें मैं एल्केन लूंगा सबसे छोटा, मीथेन, और हैलोजिनेशन के लिए मैं क्लोरीनेशन ऑप्ट कर लेता हूं। मतलब मैं यहां पे क्लोरीनेशन करना चाहता हूं तो मुझे एक फ्री रेडिकल की जरूरत होगी। वो फ्री रेडिकल यहां पे आके सब्स्टिट्यूशन करेगा, किसी एक एच को हटा देगा और मुझे क्लोरोमीथेन देगा, हैलाइड। तो इस तरह से मैं आपके सामने केमिकल रिएक्शंस ऑब्जर्व करूंगा कि कैसे मीथेन क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन शो कर रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कैसे रिएक्शन होता है। जस्ट बिकॉज मैंने बोला कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो मुझे एक फ्री रेडिकल जनरेट करना होगा। फ्री रेडिकल को कैसे जनरेट करूं? ये Cl2 है, मैं इसमें सनलाइट पास कर देता हूं। मेरे पास 4-5 ऑप्शंस होते हैं क्लोरीन से फ्री रेडिकल जनरेट करने का। एक शॉर्ट में मैं यहां पॉइंट लिख देता हूं, हेल्पर। आप हीट करें, आप एनर्जी दें, जैसे मैं फोटॉन्स दे रहा हूं, आप लाइट पास करें, आप पेरोक्साइड डाल दें, आप कोई रेडिकल बना लें। इस सिचुएशन में जनरली आपके उस रीजेंट के अंदर होमोलिटिक क्लीवेज होता है और ये Cl2 होमोलिटिकली क्लीव होके 2 Cl रेडिकल्स में बदल जाता है। तो इस तरह से मैं चेन को इनिशिएट कर रहा हूं। चेन इनिशिएशन में मुझे एक फ्री रेडिकल की जरूरत है। तो क्लोरीन पे मैंने सनलाइट पास किया है, बिल्कुल सिंपल, और ये फ्री रेडिकल जनरेट कर लिए हैं। अब उसके बाद चेन प्रोपेगेट करती है। तो चेन प्रोपेगेशन में क्या होता है, मीथेन के पास ये क्लोरीन रेडिकल पहुंचता है और उसके एक एच को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। यहां एक बॉन्ड को हाईलाइट करता हूं मैं, 4 बॉन्ड हैं,
एक इस बॉन्ड को हाईलाइट कर रहा हूं, यहां पे होमोलिटिक क्लीवेज होती है, एक H रेडिकल और एक CH3 रेडिकल। तो H रेडिकल इस Cl के साथ HCl बना लेगा और हमारे पास ये बन जाता है CH3 रेडिकल। ये CH3 रेडिकल जो नया फ्री रेडिकल बना है, ये किसी दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, फिर इस रेडिकल की प्रेजेंस में यहां दोबारा से होमोलिटिक क्लीवेज होगा, वही हेल्पर का एक पॉइंट है R रेडिकल, तो इस रेडिकल की प्रेजेंस में इसके अंदर फिर होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ये आपको देगा CH3Cl प्लस Cl रेडिकल। तो ये आपका CH3Cl बन गया और ये आपका HCl बन गया। यही दो प्रोडक्ट्स मैंने दिखाए थे। ये तो कंज्यूम हो गया। एंड व्हाट अबाउट दिस, ये फिर इस रिएक्शन को प्रोसीड कराएगा। ये जो Cl रेडिकल बना है विद इन द रिएक्शन, आपको अब चिंता नहीं है, रिएक्शन क्रिएट कर रही है इसको, ये फिर किसी एक मीथेन के मॉलिक्यूल पे जाएगा, उसके अंदर फिर एक होमोलिटिक क्लीवेज करेगा, उसके एक H को आउट करेगा और CH3 रेडिकल बना देगा। ये CH3 रेडिकल फिर फर्दर किसी दूसरे क्लोरीन पे जाएगा, फिर उसके अंदर होमोलिटिक क्लीवेज करेगा और इस तरह से ये चेन आपकी आगे से आगे प्रोसीड करती जाएगी और आपको क्लोरोमीथेन कॉन्टिन्यूअसली बनता नजर आएगा। कई तरह के सवाल दिमाग में उठते होंगे, लाइक क्या जरूरी है जी कि ये Cl रेडिकल इसके H को ही निकाल रहा हो, कोई दूसरा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये Cl रेडिकल किसी दूसरे अपने ही जैसे Cl रेडिकल से जो ये बचा हुआ है इससे कंबाइन कर जाए? ये सब तरह के ऑप्शंस हैं। ऐसा हो सकता है कि ये Cl रेडिकल अपने ही जैसे किसी Cl रेडिकल से कंबाइन करके Cl2 बना ले। ये भी हो सकता है कि ये CH3 रेडिकल किसी Cl2 की बजाय किसी Cl रेडिकल से कंबाइन कर ले। मैं बार बार दिखा रहा था कि ये CH3 रेडिकल Cl2 के पास जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि जो एक Cl रेडिकल यहां अनयूज्ड पड़ा है ये उसके साथ कंबाइन कर जाए। तो आई विल से यस, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट यहां आपकी चेन टर्मिनेट हो रही है, ये चेन टर्मिनेशन है। पहले तो आप इस बात को दिमाग में सेटल रखिए कि हम एक रिएक्टेंट के साथ अपना काम नहीं कर रहे हैं। हमने ऐसा नहीं है कि एक मीथेन का मॉलिक्यूल लिया हुआ है और एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल लिया हुआ है। आप इस चीज को थोड़ा क्लियर करें। हमने यहां 1 मोल मीथेन डाला होगा, कम से कम 16 ग्राम भी डाला हो तो 1 मोल डल गया, यानी कि एवोगैड्रो नंबर, मतलब अप्रॉक्स 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मैं बोल रहा हूं कि मैंने यहां डाले हुए हैं। और क्लोरीन के भी मैंने इतने ही मॉलिक्यूल्स डाले हुए हैं, दिखा रहा हूं एक के साथ। मैंने कुछ फोटॉन्स पास किए जिन्होंने यहां सम ऑफ द क्लोरीन मॉलिक्यूल्स को क्लोरीन रेडिकल में बदल दिया। हर एक क्लोरीन मॉलिक्यूल 2 क्लोरीन रेडिकल्स में कन्वर्ट हो गया। कितने क्लोरीन मॉलिक्यूल मैंने वहां तोड़े होंगे? क्या एक ही तोड़ा होगा? नहीं, हो सकता है मैंने 1000 क्लोरीन मॉलिक्यूल तोड़ दिया हूं फोटोन पास करके। तो एक बार चलो मैं मान लेता हूं मैंने 1000 तोड़े तो 2000 क्लोरीन रेडिकल बन गए। अब वो 2000 क्लोरीन रेडिकल्स मीथेन की तलाश में है, वही सिस्टम में मीथेन पड़ा हुआ है, मीथेन की तलाश में है। तो किसी एक क्लोरीन रेडिकल ने ये वाला चेन शुरू कर दिया, किसी एक क्लोरीन रेडिकल ने जाके मीथेन के H को एब्स्ट्रैक्ट किया और CH3 रेडिकल बनाया। अब वो CH3 रेडिकल को कोई दूसरा Cl रेडिकल मिल जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, मिल सकता है, चेन टर्मिनेट हो जाएगी। और अगर वो नहीं मिला, उसे वो Cl रेडिकल नहीं मिला जो मैंने फोटोन डाल के बनाया है, और प्रोबेबिलिटी भी मुझे कहती है कि Cl2 के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हैं, तो CH3 रेडिकल Cl2 के मॉलिक्यूल्स के पास ही जाएगा, वहां पे होमोलिटिक क्लीवेज करके वो इस तरह से ही रिएक्शन को अंजाम देगा। अब ये जो Cl रेडिकल बना है, ये Cl रेडिकल अपने ही जैसे किसी दूसरे Cl के साथ भी कंबाइन कर सकता है, चेन टर्मिनेट हो जाएगी, और ये भी हो सकता है कि ये किसी और मीथेन के मॉलिक्यूल से टकराए और फाइनली आपको फिर वही CH3Cl दे। चेन टर्मिनेशन हर पॉइंट पे पॉसिबल है। एंड प्लीज रिमेंबर, एक क्लोरीन रेडिकल ने इस तरह से चेन बनानी शुरू की है, ये कोई जरूरी नहीं है। मैंने बोला था कि 2000 Cl रेडिकल बनाए मैंने, 1000 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया तो 2000 Cl रेडिकल्स बन गए। 2000 में कुछ एक तो इमीडिएटली वापस भी कंबाइन कर जाएंगे, वो अलग थोड़ी रहना चाहते हैं, तो Cl2 भी बन जाएगा वापस। चलो मान लीजिए 1000 Cl रेडिकल बने, तो
तो 1000 Cl रेडिकल्स ने सभी ने हो सकता है अपनी अपनी चेन शुरू कर दी हो, जैसे मैं एक Cl रेडिकल के साथ चेन दिखा रहा हूं, ऐसे ही बहुत सारे Cl रेडिकल्स ने वैसे ही चेन शुरू कर रखी होगी। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो मिथाइल रेडिकल इस चेन में बना और किसी दूसरी चेन में ऐसा ही मिथाइल रेडिकल बना हो, तो वो दो मिथाइल रेडिकल भी आपस में कंबाइन करके आपको इथेन दे सकते हैं। मतलब यहां अगर इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर आपको इथेन के पार्टिकल्स दिख जाएं तो हमें चौंकने की जरूरत नहीं है, इथेन के पार्टिकल्स भी मिल सकते हैं। हां, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है, ज्यादातर प्रोबेबिलिटी रहती है कि इस तरह से चेन प्रोसीड करती जाती है, तो इथेन की जो परसेंटेज मुझे वहां दिखती है वो बहुत ही इग्नोरेबल होती है। मैं जस्ट उसे लाइक एन इम्प्योरिटी ट्रीट करता हूं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे प्रोडक्ट जो मिल रहा होता है वो CH3Cl मिल रहा होता है। अभी कहानी में और भी चीजें आनी बाकी हैं। क्या क्लोरीन रेडिकल सदा मिथेन से ही टकराता रहेगा? ऐसा भी कोई मैंडेटरी नहीं होता कि वो हमेशा मिथेन से टकराए। मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको फिर दोबारा से इस रिएक्शन को समझाना शुरू करता हूं ताकि हम बहुत अच्छे से समझ पाएं कि हो क्या रहा है। तो अब बार बार मैं वो एक स्टेप रिपीट नहीं करूंगा। देखो, पहला जो स्टेप था उस पहले स्टेप में हमने Cl2 का Cl रेडिकल बना लिया, चेन इनिशिएशन कर दिया। उसके बाद हमने कहा कि भाई Cl रेडिकल वन ऑफ द मिथेन मॉलिक्यूल के पास जाता है और CH3Cl प्लस Cl रेडिकल बना लेता है। सॉरी, थोड़ा जल्दी कर गया क्या मैं? CH3 रेडिकल प्लस HCl बना लेता है। सी ये ऐसे बोला था, Cl वन ऑफ द H को हटा देगा एंड CH3 रेडिकल बन जाएगा। फिर ये CH3 रेडिकल किसी दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और CH3Cl प्लस Cl रेडिकल बना लेता है। तो इस तरह से चेन बार बार चलती रहती है। यही दो स्टेप बार बार रिपीट होते रहते हैं। मतलब ये Cl रेडिकल फिर किसी नए मिथेन मॉलिक्यूल के पास जाएगा, सेम इसी तरह से रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। फिर ये Cl रेडिकल किसी नए मिथेन मॉलिक्यूल के पास जाएगा और सेम इसी तरह से रिएक्शन प्रोसीड करेगा। एंड आफ्टर सम टाइम आई विल सी कि जो क्लोरोमिथेन है उसकी एक हैंडसम अमाउंट इस बीकर के अंदर बन चुकी है। लेट मी कॉल 10% रिएक्शन हो गई है। तो 10% आपके पास रिएक्शन होगी। मान लीजिए मैंने 1 मोल मिथेन लिया था और 1 मोल क्लोरीन डाला था, 1 मोल Cl2 डाला था। अब 10% रिएक्शन हो गई है तो 0.9 ये बचा हुआ है, 0.9 ये बचा हुआ है और 0.1 मेरे पास CH3Cl बन चुका है। अब जो ये Cl रेडिकल निकल रहा है, प्रोबेबिलिटी तो ये भी कहती है कि हो सकता है ये CH3Cl के किसी H को बाहर निकाल दे। यहां से जैसे वो मिथेन से H को छीन रहा था, वैसे वो इस CH3Cl के H को भी छीन सकता है, रिजल्टिंग HCl बना देगा और आपको एक नई तरह का रेडिकल जनरेट करके देगा, CH2Cl। जैसे CH3 रेडिकल दे रहा था वैसे ही CH2Cl रेडिकल देगा। आफ्टर सम टाइम जब आपके पास रिएक्शन में CH3Cl का प्रोडक्शन अच्छा खासा हो चुका हो और ये जो नया रेडिकल बना है, ये नया रेडिकल फिर क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और उसके एक Cl को ले लेगा और आपको डाइक्लोरोमीथेन बनना यहां पे शुरू हो जाएगा। क्या ये अपने जैसों से जुड़ सकता है? जी हाँ, जुड़ सकता है, बिल्कुल जुड़ सकता है। चेन टर्मिनेट हो जाएगी। क्या उसको कोई Cl रेडिकल मिल सकता है? हाँ, डेफिनेटली मिल सकता है। चेन फिर टर्मिनेट हो जाएगी। बट मैं चेन को प्रोपेगेट कराना चाह रहा हूं कि चेन किस तरह से एक्सटेंड कर रही है। ये 1,2 डाइक्लोरोमीथेन बनना शुरू हो गया है। अब वो रिएक्शंस तो चली रही है जो शुरुआत में की थी मैंने, जो पहले 10-20 मिनट मैंने ऑब्जर्व की, वो तो चली रही है। बट ये भी साइमल्टेनियसली चलनी शुरू हो गई है उसी सिलेंडर के अंदर। और जब इसको चलते कुछ देर हो जाएगी, CH2Cl2 के कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैंडसम अमाउंट में वहां पे अवेलेबल होंगे, तो CH2Cl2 के पास भी Cl रेडिकल अप्रोच कर सकता है और Cl रेडिकल अप्रोच करके यहां से भी एक H को हटा के एक नई तरह का रेडिकल आपको बनाता दिखाई देगा। लाइक यू रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। देखिए, मैंने इसका एक H हटा दिया तो आपका ये CH2Cl2 रेडिकल बन गया। और ये जो नई तरह का CHCl2 रेडिकल बना है, ये भी किसी क्लोरीन के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके आपको CHCl3 टाइप का एक ट्राई हेलो प्रोडक्ट, दिस इज ट्राइक्लोरोमीथेन, ये बनाना शुरू कर देगा। ये जब इसकी हैंडसम अमाउंट हो जाएगी ना, तो उस टाइम पे ये रिएक्शन एज इट इज चलती रहेगी, कोई इश्यू नहीं है। ये भी चलनी शुरू हो जाएगी, बट साथ साथ ये भी चलनी शुरू हो जाएगी और आपके पास क्लोरोफॉर्म बनना शुरू हो जाएगा। एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम, अभी रिएक्टेंट खत्म नहीं हुए हैं, CH3Cl की अमाउंट जब अच्छी खासी हो जाएगी तो उस CHCl3 से भी एक क्लोरीन रेडिकल रिएक्शन कर सकता है
जैसे मीथेन से कर रहा था, जैसे इस पर्टिकुलर जगह पे आपने देखा इस क्लोरोमीथेन से कर रहा था या यहाँ डाइक्लोरोमीथेन से कर रहा था, वो इसके साथ भी कर सकता है, इसके एच को भी एक्सेप्ट कर सकता है और आपको एक नई तरह का फ्री रेडिकल बनाता दिखाई देगा जो अभी तक नहीं बना था। ये CCl3 रेडिकल बन जाएगा और ये CCl3 रेडिकल भी किसी क्लोरीन से रिएक्शन कर सकता है और CCl4 बनाना शुरू कर देगा। क्या ये इस जैसे दो जुड़ सकते हैं? हाँ, प्रोबेबिलिटी है। क्या ये और ये जुड़ सकते हैं? हाँ, प्रोबेबिलिटी है, बट प्रोबेबिलिटी बहुत माइनर है। इस तरह के जो साइड प्रोडक्ट्स बनेंगे उनको जस्ट लाइक इम्प्योरिटी हम 2-4% प्रोडक्शन में जरूर पाएंगे, बट मेजर प्रोडक्ट जो हमारा होगा वो ये होगा, वो ये होगा, वो ये होगा और वो हमारा ये होगा। यानी कि इन ब्रीफ अगर मैं कहूं कि मीथेन के अंदर अगर मैं क्लोरीनेशन कर रहा हूं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो मुझे मिलेगा CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 एंड CCl4। मुझे 4 तरह के प्रोडक्ट यहां मिलेंगे। लेकिन मैं ऐसी कोई खिचड़ी बनाना नहीं चाहता, मैं कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहता था। लाइक सपोज करें मैं CCl4 चाहता था, तो जब मैं CCl4 चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं क्लोरीन की बहुत ज्यादा अमाउंट ले लूंगा, इतनी ज्यादा फ्री रेडिकल जनरेट कर दूंगा और लंबे समय तक रिएक्शन को रहने दूंगा, तो मुझे मेजर प्रोडक्ट CCl4 बनता ही नजर आएगा। लेकिन अगर मुझे क्लोरोमीथेन चाहिए, CH3Cl चाहिए, तो फिर मुझे मीथेन की अमाउंट बहुत ज्यादा लेनी होगी, सो दैट ये जो Cl रेडिकल इसके पास जाता था ना, CH3Cl के पास, इसकी प्रोबेबिलिटी को डिक्रीज कर दूं मैं इतने ज्यादा मीथेन के मॉलिक्यूल्स इस सिलेंडर में भर दूं उस Cl रेडिकल की रिलेटिव कि जब भी Cl रेडिकल टकराए तो प्रोबेबिलिटी यही हो कि वो मीथेन के पार्टिकल से H को एब्स्ट्रैक्ट करे। इतने ज्यादा मीथेन में यहां भर दूं कि उसका प्रोबेबिलिटी ही डिक्रीज हो जाए कि वो इस थोड़े से प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन करे। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे 10 मोल मीथेन ले लिया और 1 मोल क्लोरीन लिया। अब कुछ देर बाद रिएक्शन हुई तो रिएक्शन होने पे ये तो बच गया 9.9, ये बच गया 0.1 और ये बना 0.1। सो यू सी हियर जो Cl रेडिकल्स बनेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी इस 0.1 के साथ टकराने की ज्यादा है कि 9.9 मोल्स के साथ? ऑब्वियसली 9.9 मोल्स के साथ। इसलिए जब इसके साथ टकराएंगे Cl रेडिकल तो आपका मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो CH3Cl ही बनता जाएगा। रिएक्शन की लिमिटेशन भी यही है कि ये हमें मिक्सचर देता है, तो हमें कुछ कंट्रोल्ड वे में एक डिजायर्ड प्रोडक्ट को पाने के लिए रेशियोज ऑफ द रिएक्टेंट्स को यहां एडजस्ट करना पड़ता है, तब जाके हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बनता है। तो ये हैलोजिनेशन हमने एल्केन्स का पढ़ा है, अच्छे से पढ़ें इसको आप। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फिर यहां हैलोजेंस को बदलेंगे, मतलब क्लोरीन की बजाय ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन ये सब लेके आएंगे और एल्केन्स को बदलेंगे, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और इसके साथ आगे प्रोसीड करेंगे कि किस तरह से हमें रिएक्शन में डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। गुड बाय।